हेलो दोस्तों। आज फिर से हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर वन का और ये जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेकंड लेक्चर है, सेकंड सेट का। आप लोगों के लिए बता दूं मैं कि जो लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो, सबको एक पेपर जो VAC पेपर है, VAC पेपर सबको पढ़ना है और उसमें पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया विनोबा यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस मैच करता है बहुत सारा। तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन रिव्यू के लिए स्पेशली ये बनाया गया है, ये डिज़ाइन किया गया है। और इस तरह का हम लोग 4 मॉडल सेट बनाकर लाएंगे। 4 मॉडल सेट पूरा बनाकर, मॉडल सेट का मतलब क्या है ना, कि जो पिछले साल इस यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इस साल पूछने का चांस है, उसको हमने एक जगह सेलेक्ट किया, उसका क्वेश्चन और उसका आंसर एक जगह कलेक्ट करके आपके पास मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। किसी भी गेस्ट पेपर को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है मॉडल क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जो मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए उसमें सेट वन, हमने 4 सेट बनाया मॉडल क्वेश्चन का। तो उसमें से सेट वन का 1, 2, 3 लेक्चर, पहला सेट का 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते हो जाके। प्लेलिस्ट में जाके सेमेस्टर वन FYUGP सेमेस्टर वन में जाएंगे तो सारा का सारा आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया हो, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस हो, चाहे ग्लोबल सिटीजनशिप हो, चाहे बाकी MDC पेपर हो या SEC पेपर हो, लगभग पेपर का, चाहे हिंदी हो, हिंदी का भी हमने बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके और आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जानकारी, आप लोगों को एक और जानकारी दे दूँ जो आप लोगों के काम के का चीज़ है। तो 2 मिनट मैं आपका थोड़ा समय लूँगा और आपको जानकारी दे देता कि अगर आप चाहते हैं, ये तो मॉडल पेपर है यानी क्वेश्चन और आंसर इसमें किया हुआ है सब, और क्वेश्चन आंसर का मॉडल सेट हम लोग जा रहे हैं। आज जो हम लोग मॉडल सेट देख रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, USI इसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सेट टू। और सेट टू का आज हम लेक्चर टू देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको सेट टू का लेक्चर वन और सेट वन का लेक्चर वन, सेट वन का लेक्चर टू, सेट वन का लेक्चर थ्री, यानी पहले सेट का 3 लेक्चर और सेट टू का 1 लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा पहले से। तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो आसान पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि हम इसका डिटेल पढ़ें, तो डिटेल के लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है खास स्पेशल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे इसका पूरा जो हमने क्लास लिया था, वो मॉडल क्वेश्चन ही पूरा डिटेल में जो क्लास लिया था वो अपलोडेड है। तो उस चैनल का नाम है CWH यूनिवर्सिटी, CWH यूनिवर्सिटी, ये नया चैनल है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लोगे। इस वैसे इस चैनल के इस चैनल में अगर जाओगे तो वो चैनल का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो CWH यूनिवर्सिटी के नाम से एक चैनल हमने बना रखा है, ये भी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ही चैनल है। वहीं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए हमने यहाँ पे हर सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, हम लोगों का प्रयास है कि लगभग पेपर हम लोग यहाँ पे डिटेल में दे दें, ताकि आप लोग वहाँ से पहले साल भर पढ़ो, फिर मॉडल सेट भी आपके काम का होगा। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इस बार आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आ रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे, और अपने कॉलेज के ग्रुप या फ्रेंड्स का ग्रुप जो है जिसमें सेमेस्टर वन के बच्चे हैं उन तक शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मॉडल सेट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मॉडल सेट टू, लेक्चर टू की तरफ। और लेक्चर टू ये कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न बाकी लेक्चर से आपको पता चल गया होगा, बाकी जितने भी पीछे लेक्चर गए सब में मैंने एग्जाम का पैटर्न बताया। यहाँ पे ग्रुप बी में आपको जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है। ग्रुप बी में आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप बी हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रुप बी जो है उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको किसी 3 का आंसर करना है। लेकिन मैं आपको पाँचों का आंसर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप तक सारा आंसर पहुँच सके। आप एग्जाम में 3 ही का आंसर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पाँचों का 5 आंसर कर दे रहा हूँ, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में स्थापित BHU जैसे संस्थानों का वर्णन करें। इसका मतलब है भारत में BHU के बारे में डिस्क्राइब करने बोला है कि बनारस, BHU का फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो स्थापित किए थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय उन्होंने स्थापित किया था। ये है BHU का पिक्चर। और चलो चलिए मैं चलता हूँ अब देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। काशी और बनारस एक ही है। बोलता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसे प्रायः BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट
जो है वो जिसको 1915 में बना हुआ था, उस कौन स्थापित किया? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन में स्थापित किया गया है। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित है, उनका फोटो भी लगा हुआ है, स्टैचू भी बना हुआ है बीएचयू के बाहर। दस्तावेज के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। डॉक्यूमेंट्स ये कहता है कि मदन मोहन मालवीय ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका, यानी सबसे पहले ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था जो एनी बेसेंट बनाए थे। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिंदू कॉलेज है, उसके बाद उसको बड़ा बनाते बनाते हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को 1939 को दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन 1939 में हुआ। और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे मीर उस्मान अली खान ने इस विश्वविद्यालय को उस समय 1 लाख रुपया दिया था 1939 में। जो हैदराबाद के 7वें निजाम थे मीर उस्मान अली खान ने इसमें 1 लाख रुपया डोनेट किया था। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक सामग्री, मतलब ईट बाकी जो चीज़ है वो दिए। सब लोग दान दिया है, बिना दान का कुछ नहीं होगा। तो रामेश्वर सिंह जो दरभंगा के महाराजा थे, उन्होंने आवश्यक संसाधन जो ईंट था, बालू था, बाकी चीज़ जो लगता है विश्वविद्यालय बनने में, उन्होंने दान दिया था। साथ ही साथ जो बताइए, इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर, इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर, मुख्य परिसर 1300 एकड़ में है जो बनारस में स्थित है, जिसको काशी नरेश ने दान की थी। काशी के जो राजा थे उन्होंने दान कर दिया था। और दूसरा विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 6 संस्थान है, 14 डिपार्टमेंट है और लगभग 14 संकाय है, फैकल्टीज है और 140 डिपार्टमेंट है। बात समझ गए? जैसे आर्ट्स संकाय एक होता है, आर्ट्स फैकल्टी होता है ना, आर्ट्स फैकल्टी, अब आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो उस तरह करके 140 डिपार्टमेंट। सोचिए एक बिल्डिंग, एक कैंपस में। दूसरा कैंपस देखिए, विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस जो है मिर्ज़ापुर जनपद में है, मिर्ज़ापुर में, बनारस में मेन वाला कैंपस। और जो कि मिर्ज़ापुर वाला बड़ा है, उससे भी बड़ा है मिर्ज़ापुर वाला। देखिए मिर्ज़ापुर में बरकच्छा नामक जगह पे 2700 एकड़ में फैला हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी इसका डबल है, डबल से भी ज़्यादा। 1300 एकड़ का है, कितने का है? 2700 एकड़ का में स्थित है। और 75 छात्रावासों, 75 जो है हॉस्टल है वहाँ पे, 75 रूम वाला नहीं, 75 बड़े बड़े बिल्डिंग हॉस्टल के छात्रावासों के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, यानी दुनिया का, पहले एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसमें 30,000 से ज़्यादा छात्र जो है अध्ययनरत हैं, जिनमें लगभग 34 देश से आए हुए छात्र शामिल हैं। 34 देश से आए हुए छात्र इसके अंदर पढ़ते हैं। मुख्य परिसर के प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर भी है, जिसको हम लोग, और सर सुंदरलाल चिकित्सालय, गौशाला, प्रेस, बुक डिपो, प्रकाशन, टाउन कमेटी और पीडब्ल्यूडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, से बहुत सारा चीज़ उसके अंदर है। श्री सुंदरलाल मदन मोहन मालवीय, जो पहले मदन मोहन बोलता है एस, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव, राम स्वामी अय्यर, त्रिगुण सेन जैसे मूर्धन्य विद्वान, यहाँ तक के भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुलपति रह चुके हैं। मतलब जो भी लोग हैं ये सब वहाँ के कुलपति रहे। कुलपति मतलब होता है यूनिवर्सिटी के वीसी, वाइस चांसलर। कौन कौन इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं? सुंदरलाल रह चुके हैं, मदन मोहन मालवीय रह चुके हैं, राधा, जो हम लोग राधा कृष्णन बोलते हैं वो रह चुके हैं, अमरनाथ झा रह चुके हैं, आचार्य नरेंद्र देव रह चुके हैं, यानी अच्छे अच्छे लोग यहाँ के कुलपति रह चुके हैं इस विश्वविद्यालय के। वर्ष 1915-16 में विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष था, यानी 1 साल हो गया था ना, 1915 में स्थापित हुआ था, 2015 में इसका शताब्दी वर्ष था, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव और प्रतियोगिताओं तथा 25 दिसंबर को मालवीय जी का जयंती है, उसका उत्सव करके मनाया जाता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन समझ गए बीएचयू के बारे में। चौथा क्वेश्चन ये है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू जतरा भगत की जीवनी लिखे। तो स्वतंत्रता सेनानी था झारखंड के, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, झारखंड के फ्रीडम फाइटर दो, एक है हमको लिखना है सिद्धू कान्हू के बारे में, सुने होंगे, एक जतरा भगत। सिद्धू कान्हू और जतरा भगत, तो सिद्धू कान्हू के बारे में लिखते हैं। बोलता है सिद्धू कान्हू 2 लोग थे, एक नहीं, सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे। देखिए सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म वर्तमान झारखंड के भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। यह संथाली था इसलिए मुर्मू लिखता है। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 को हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके अन्य 2 भाई और थे, 4 भाई थे लोग, तो 2 ज़्यादा फेमस हुआ, सिद्धू और कान्हू, लेकिन 4 भाई और थे, एक चांद मुर्मू और एक भैरव, चांद और भैरव, ये 2 और थे, जिनका 1825 में जन्म हुआ था और भैरव का 1835 में जन्म हुआ था।
चार भाई थे और चारों झारखंड में स्वतंत्र। इनकी दो बहनें भी थी जिनका नाम था फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। ठीक है, इन छह भाई बहनों के पिता का नाम था चुन्नी मांझी। इनके पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी। संथाल विद्रोह कान्हू ने किया था, मतलब कान्हू ने किया था। सिद्धू का नेतृत्व, सिद्धू हूल आंदोलन, सिद्धू जो है कौन सा आंदोलन किया था? हूल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू ने किया था, यानी सिद्धू कान्हू दोनों मिलकर किया था। इस लड़ाई में संथाल परगना के स्थानीय आदिवासियों और गैर आदिवासियों ने जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सिद्धू और कान्हू का जो हूल आंदोलन था उसमें पूरे के पूरे आदिवासी और गैर आदिवासी समाज जो है वो जी जान लगा के लड़ा था। अंग्रेजी शासन की गलत नीतियों के कारण जंगल तराई, जो आज संथाल परगना कहलाता है, इनके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में असंतोष गहराने लगा था। इसलिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्थानीय आदिवासियों और गैर आदिवासियों ने 1853 के समय ही विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि 1857 को माना जाता है विद्रोह का साल, लेकिन झारखंड में उससे पहले विद्रोह हुआ है। और उससे पहले सिद्धू कान्हू बोले एक सभा बैठक की गई थी। बोलता है बैठक सभा भी संचालित होने लगा था। ज्यों ज्यों दमन और शोषण बढ़ता गया, स्थानीय लोग भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध बढ़ता गया। समय के साथ पूरे जंगल तराई में कान्हू अलग विद्रोहियों जैसे सिद्धू अलग, मतलब कान्हू अलग और सिद्धू, चानकुम महतो, राजवीर सिंह, साम परगना, बैजल सोरेन, चालो जोला, रामा गोप, विजय गर्भू आदि दर्जनों क्रांतिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों को संगठित कर अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। जतरा भगत कौन है? यह बहुत खतरनाक है। बोलता है जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव का जन्म सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिले के विष्णुपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोदल उरांव और मां का नाम लिबरी था। 1912-14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स, महात्मा गांधी जैसा है असहयोग आंदोलन कि लगान नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो, सरकारी टैक्स नहीं देंगे, जो करना करो, सहयोग ही नहीं करेंगे तुमको, जो तुम मांगोगे उल्टा करेंगे, तथा कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। बोले नहीं, सामान्य नहीं उठाना इसके यहाँ काम ही मत करो। बात समझ गए? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज लास्ट में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये स्थिति है। बोलता है सन 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उल गुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। आदिवासी लेखकों का दावा है कि अहिंसक सत्याग्रह की व्यवहारिक समझ गांधी ने झारखंड के टाना भगत आंदोलन से ही ली थी। जो ये टाना भगत आंदोलन था ना, इसी से महात्मा गांधी को लगा कि हमको अहिंसा अपनाना चाहिए। यानी गांधी जी भी यहाँ के आंदोलनकारियों से सीखे हैं। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का एक बड़ा हिस्सा गांधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। यानी बहुत सारे ऐसे थे जो टाना भगत आंदोलन के सिपाही थे, लेकिन महात्मा गांधी से वो जुड़ गए और देश के जो है स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। वो झारखंड में तक सीमित नहीं रहे, पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से होती है। हर आदिवासी टाना भगत को देखता है। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित आईआईटी जैसे संस्थानों का वर्णन कीजिए। अब आईआईटी क्या है? तो सब जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आईआईटी, वो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, जहाँ पे पढ़ना सबके लिए क्या है, सपने जैसा है। और सब लोग इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों बच्चे पागल की तरह लगे हुए। तो भाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अंग्रेजी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत के 23 तकनीकी शिक्षण संस्थान है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, यानी देश के सबसे अच्छे संस्थान है। बोलता है 2018 तक हैं। सभी 23 आईआईटी में स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीटों की कुल संख्या 11,280 है, 80 के आसपास में है। देखिए कहाँ कहाँ पे आईआईटी खुला हुआ है, देखते चले जाइए। सबसे पहले आईआईटी है खड़गपुर, सुने होंगे आप लोग, आईआईटी खड़गपुर। ये कब बना था? इसका प्रचलित नाम है आईआईटी केजी, आईआईटी केजीपी। कब स्थापित हुआ? 1951 में। संस्थापित कब हुआ? 1951 में। सेम है, जिस साल स्टार्ट हुआ मतलब स्थापित हुआ उसी साल चलना शुरू कर दिया। दूसरा आप सुनेंगे आईआईटी मुंबई। तीसरा सुनेंगे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, इधर कम सुने, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ये सब जगह देख लीजिए कब स्टार्ट हुआ सब। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद, जोधपुर, पटना, इंदौर, मंडी। उसके बाद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी है। पलक्कड़ में है, तिरुपति में है, धनबाद में है जिसको आईएसएम बोलते हैं, भिलाई में है, गोवा में है, जम्मू में है, झारखंड धारवाड़ में है। कहीं कोई दिक्कत है?
ये आईआईटी का है, ये 23 है, जबकि अभी हमारे पास कितना थे, उससे ज़्यादा हो गया। अभी आईआईटी की संख्या और बढ़ गई, बहुत सारे जगह पे आईआईटी खुल गया है। आईआईटी का इतिहास क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास जो है वो कब से है, तो ये स्टार्ट हुआ है 1946 एडी से माना जाता है, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन भारत सरकार इसको जो है मान्यता बाद में दी। बोलता है नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफारिश सरकार से की थी कि ऐसे संस्थान बनाइए जहां पे ऐसे स्टूडेंट तैयार हो जो रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़े, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़े। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में हुई थी। पहला आईआईटी बना था खड़गपुर में। जो कब बना था, आईआईटी खड़गपुर कब बना है, 1950 में। शुरुआत में यह संस्थान हिजली कारावास में स्थित था, हिजली जो जेल था उसमें चलता था, बाद में इसको खड़गपुर शिफ्ट कर दिया गया। आगे लिखा है 15 सितंबर 1956 को संसद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम घोषित कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना दिया गया। यानी राष्ट्रीय महत्व का मतलब है ये देश भर का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन बन गया, जो सब लोग चाहता है। उसके बाद देखिए बाकी संस्थान कब कब स्थापित हुआ, तो मुंबई का 1958 में स्टार्ट हुआ, वो तो हम लोग देख चुके हैं। मद्रास 1959 में, अभी हम लोग डेट देखे थे कि नहीं, तो ये है। अब और लिखा है कि इम्पोर्टेंस क्या है आईआईटी का, तो बोल ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षित अभियंता, इंजीनियर और रिसर्चर, शोधकर्ता की पहचान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। इन संस्थानों की प्रसिद्धि के कारण भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि इसमें ये एडमिशन ले ले। उसके लिए जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, उसका नाम क्या है, जेई। तो जेई में लोग लाखों बच्चे रात दिन मेहनत करें जेई में जाने के लिए। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है और सिर्फ इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए देश भर में हजारों शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चे रात दिन पागल की तरह इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इन संस्थानों को कभी कभी आलोचना, मतलब इन संस्थानों की आलोचना की जाती है, लोग आलोचना करते हैं इस संस्थान के, क्यों, ये संस्थान बोला जाता है आईआईटी में बंद कर देना चाहिए, बहुत लोग ये बोलते हैं। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि आईआईटी में हम लोगों का देश का पैसा लगता है, हम लोग को टैक्स दे रहे हैं। आईआईटी में सस्ते में ना पढ़ाई होती है, बहुत सस्ते में पढ़ाई हो जाती है। तो मान लीजिए बहुत सस्ते में पढ़ाई हो रही, कोई बच्चा बहुत काबिल है, तो जेई का एग्जाम निकाल आईआईटी में एडमिशन ले लिया और आईआईटी में पढ़ रहा है, तो उसको जो सस्ता में पढ़ाई हो रहा है तो उसका पैसा कौन दे रहा होगा, हम लोग दे रहे हैं, टैक्स पेयर दे रहा होगा। तो हम लोग के टैक्स के पैसे से वो पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो फिर फुटानी बतियाता है कि हम अमेरिका में नौकरी करेंगे। तो भाई तुमको हम बनाए इंजीनियर क्यों, भारत में नौकरी करो ना, तुम जो काम करेगा उससे भारत को फायदा होगा। लेकिन वो भारत में टिकता नहीं, बोलता कि हमको तो आज़ादी है ना, हम दुनिया में कहीं भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों का टैक्स का पैसा जा रहा था, उसमें आप क्या किए। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, गलत बात है। जो लोग लिखा लीजिए उससे कि अगर वो देश में काम करेगा तो फ्री में पढ़ाएंगे, नहीं तो मैं अपने बाबूजी का पैसा लगा के जाऊँ, तुमको जहाँ कमाना है। देखिए यहाँ वही बात है। इन संस्थानों की कभी कभी आलोचना की जाती है कि भारत की जनता के मेहनत की कमाई के पैसे से पढ़कर निकलने वाले ये पैसा कमाने के लालच में स्वदेश छोड़कर किसी और देश चले जाते हैं, जिसके कारण भारत में जो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, जो उसका पोटेंशियल है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। वो विदेश उसका इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ाते हैं हम, भारत के जनता के टैक्स के पैसे से पढ़ता है वो बच्चा, और जाके विदेश में विदेशी सरकार को सेवा देता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आईआईटी का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने से कुछ होने वाला है नहीं। आईआईटी आज भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, पूरे नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, और कितने सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेने के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तो ये हमने मॉडल सेट 2 का लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मॉडल सेट 3 और मॉडल सेट 4 यानी 4 मॉडल सेट करेंगे। तो आप लगातार देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल में ज़रूर जुड़िए, CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग लाइव सेशन लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग लाइव क्लास लेंगे, जहाँ पे बहुत फास्ट करके सब कुछ समझाते चले जाएंगे, सब कुछ करवाते चले जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को मेरे नंबर पर, ये देखिए मेरा नंबर है 9771580632 पर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में हाई लिखना है। जब हाई लिखेगा तो बहुत सारा लिंक जाएगा, बहुत सारा लिंक जाएगा। इसमें दूसरा नंबर लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल लिंक। दूसरा नंबर क्या लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक। और व्हाट्सएप चैनल लिंक में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद ऊपर में फॉलो का बटन आएगा, क्लिक करने के बाद उसको फॉलो कर लीजिएगा।
तो उसी में हम आपको मैसेज करेंगे कि कितने बजे हम लाइव आएंगे, क्योंकि हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल में कोई भी बच्चा अपने से जुड़ सकता है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन दिए। तो व्हाट्सअप चैनल लिंक पे क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम है 6 तारीख को, उसके बाद एग्ज़ाम है 8 तारीख को, तो भाई 7 तारीख खाली रहा ना, तो 7 तारीख को लाइव सेशन लेंगे ना, फिर तो रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम लाइव कब आएंगे? सो अब 9 8 के बाद है, पता चला 10 को, तो 9 को खाली है ना आप, तो 9 को लाइव ले लेंगे जिसका 10 को एग्जाम है, यानी 10 को जिसका एग्जाम है उसका 9 को लाइव, जिसका 8 को एग्जाम है उसका 7 को लाइव। तो बीच में हम लोग लाइव सेशन लेते रहेंगे। तो आपको जानकारी कैसे पहुंचेगी कि लाइव कब आने वाले? इसीलिए जानकारी कैसे पहुंचे उसके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बना रखा है। तो आप ये काम जरूर कर लेंगे, व्हाट्सअप चैनल में इस नंबर पर हाई लिखेंगे, बहुत सारा लिंक जाएगा, सेकंड लिंक व्हाट्सअप चैनल लिंक होगा, और उसमें क्लिक करके उसको फॉलो कर लेंगे, वहीं पे आपको मैसेजेस जाएगा लाइव क्लास का, ताकि आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छे से हो जाए। मैं ऐसे भी इसका सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको जानकारी दूंगा इसके लिए, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके और इसका फ़ायदा आपको मिल सके।